नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। सोशल वाला चैनल पर आपका स्वागत है। G20 इस बार भारत पर प्रेसिडेंसी आई है। 9 सितंबर 10 सितंबर 2023 को इसकी समिट है जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट आएंगे। एक्चुअली आज 9 सितंबर है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 11:30 बज रहे हैं। 10 सितंबर होने वाली है, तो आज इसकी पहली समिट हुई थी प्रगति मैदान भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में। इसकी पहली समिट हो चुकी है, हेड ऑफ़ द स्टेट आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कहीं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। G20 क्या है, क्यों है, इतिहास क्या है इसका रेलेवेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करूँगा। देखिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले साल ये एग्ज़ाम में दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। वही टॉपिक है ये G20। चंद्रयान 3 एक ऐसा टॉपिक था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बाकी जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा कि आखिर G20 है क्या, इसके सारे पक्ष समझाऊंगा। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक पॉइंट आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको समझा दूंगा और लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो वो भी दिक्कत ना लें जो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हैं। तो आपको सबको समझ में आएगी कहानी कि G20 है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि G20 है क्या। तो G20 एक ग्रुप है 20 देशों का, एक्चुअली 20 देश नहीं है, 19 देशों का एक संघ है, देश नहीं है। ये संघ है यूरोपीय संघ। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं विश्व में, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट के 27 देशों का एक संघ है यूरोपीय संघ, तो वो इसका एक हिस्सा है, वो इसका मेंबर है। तो 19 देश ये हैं, नक्शे पे देख लीजिए। मैक्सिको, US, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ये कुछ देश हैं, 19 देश हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये 20 मेंबर हैं G20 के। इन 20 मेंबर्स के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताता हूँ। देखिए, किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक स्थिति जाननी है तो आप उसकी GDP चेक करोगे। इन देशों की GDP अगर आप चेक करोगे तो ग्लोबली दुनिया के 200 देशों में ये 20 देश हैं और कंट्रीब्यूशन GDP में है इनका 85%। यानी कि टॉप 20 सुपर इकोनॉमीज़ हैं ये, जिन पर ज़्यादातर इकोनॉमी डिपेंड है। 85% इकोनॉमी GDP कंट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन की बात करें तो 64% ये पॉपुलेशन में है, 20 कंट्रीज़। और वर्ल्ड ट्रेड में अगर बात करें तो 75% दुनिया का व्यापार इन्हीं देशों में हो रहा है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। तो ये इन देशों के बारे में कुछ बातें थी। G20 में ये ग्रुप 5 में बटी हुई है। एक्चुअली ये ग्रुप 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ग्रुप 4 में कौन कौन सी कंट्री हैं, ऑप्शन आ गया अर्जेंटीना, फ्रांस, चाइना, इंडिया। तो फ्रांस करेक्ट आंसर है। ये तभी लगा पाओगे जब आपको पता होंगी कि पांचों ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो ये पांचों कंट्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कौन सी ग्रुप में कौन सी कंट्री है। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में ब्रॉडली रीजनल बेसिस पर इनको रखा गया है। जैसे ग्रुप 3 में आप देखिएगा तो अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ग्रुप 4 में आप देखिएगा तो आपको ये यूरोप की मिल जाएंगी। ग्रुप 5 में आपको एशिया की हैं, बाकी कुछ एशिया की इधर भी हैं। तो ये ब्रॉडली रीजनल बेसिस पर है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये ग्रुप वाइज आपको याद करना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये देश हैं, यूरोपियन यूनियन है। यहाँ मैंने अफ्रीकन यूनियन लिख रखा है क्योंकि आज सुबह जैसे ही समिट होती है तो इस बार G20 के प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और G20 के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ G20 उन्होंने ये बताया
ये प्रपोज़ल दिया कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए G20 में। तो हो सकता है कल ये न्यूज़ आ जाए कि अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का, और हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको अपडेट दे दूंगा कल कि अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 देशों का एक संघ है। ठीक है, 55 देश हैं। जैसे यूरोपीय संघ 27 देशों का था यूरोप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 देशों का संघ अफ्रीकन यूनियन है, जिसको शामिल करने की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह। ठीक है, तो ये अफ्रीकन यूनियन अगर जुड़ गया तो G20 रहेगा नहीं, G21 हो जाएगा। ठीक है, G21 हो जाएगा इसका नाम। चलिए, तो अब इसके बारे में ये शब्द मैंने लिख रखा है ट्रोइका। देखिए ट्रोइका क्या है ये समझते हैं। देखिए G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इसकी जो लीडरशिप है ये रोटेटरी लीडरशिप है। ये जैसे आज इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, कल ब्राज़ील के पास होगी, कल मतलब अगले साल, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास होगी, इंडिया से पहले ये इंडोनेशिया के पास थी। तो ऐसे इसकी रोटेट होती रहती है प्रेसिडेंसी, इसलिए रोटेटरी प्रेसिडेंसी है। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर इसका नहीं है G20 का। ठीक है, तो ये कैसे रोटेट होती है? ट्रोइका सिस्टम है। ट्रोइका क्या है? प्रेजेंट प्रेसिडेंसी, पास्ट प्रेसिडेंसी, फ्यूचर प्रेसिडेंसी। प्रेजेंट प्रेसिडेंसी क्या है? इंडिया है। पास्ट प्रेसिडेंसी इंडिया से पहले वाली कौन थी? इंडोनेशिया। और फ्यूचर प्रेसिडेंसी कौन है? ब्राज़ील। तो अभी ट्रोइका कंट्री कौन कौन सी हैं? ट्रोइका कंट्री, अब क्वेश्चन बन सकता है ट्रोइका कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया, अभी इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। लेकिन जब इंडिया से ये जो इंडिया के पास आई थी दिसंबर 2022 से नवंबर 2020 तक इंडिया के पास है, लेकिन दिसंबर में 1 दिसंबर को ही ये चली जाएगी ब्राज़ील के पास, 1 दिसंबर 2023 को। तो फिर ट्रोइका कंट्री कौन कौन सी हो जाएंगी? ब्राज़ील, इंडिया, और इंडिया के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद कौन होगी? साउथ अफ्रीका। तो ट्रोइका कंट्री कौन कौन सी हो जाएंगी? इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, ये ट्रोइका कंट्री हो जाएंगी। तो ट्रोइका क्या है? प्रेजेंट प्रेसिडेंसी, पास्ट प्रेसिडेंसी, फ्यूचर प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये ट्रोइका है। तो ये एग्ज़ाम के फैक्ट हैं। ओके, तो हमने जान लिया कि G20 में कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन सी यूनियन आ सकती है, ये आखिर इनका क्या रेलेवेंस है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये हमने जान ली। और ग्रुप 5 हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है, G20 का क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इसकी, कैसे ये एवॉल्व हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमको। चलिए हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इतिहास के बारे में जान लेते हैं G20। तो विश्व युद्ध दूसरा हुआ ख़त्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ यूरोप के कुछ देशों ने ये डिसाइड किया कि आखिर विश्व युद्ध अगर होते रहे तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी। तो विश्व युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, UN, यूनाइटेड नेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया कि दुनिया के देश जो हैं वो एक कंसेंसस बनाएंगे ताकि पीस बना रहे, शांति बनी रहे सभी देशों में। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रख के लॉज बनाए गए, UN चार्टर बनाया गया। उस UN चार्टर में ऐसी बातें लिखी गई ताकि दूसरे देश युद्ध ना करें। उस पर जो भी कंट्री साइन कर देती है वो उसको उस UN चार्टर के रूल्स को मानना पड़ता है, मैंडेटरी हो जाता है उसके लिए। तो ऐसे UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि युद्ध के संकट को टाला जा सके। लेकिन संकट केवल युद्ध का थोड़ी होता है, संकट तो आर्थिक संकट भी आते हैं। तो अगर आर्थिक संकट आया तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए यूरोप में ही ये स्टेप लिया गया 1973 में। 4 कंट्रियों ने मिलके क्या किया? ये 4 कंट्री कौन कौन सी थी? यूरोप की कंट्री थी और एक USA था। तो USA, UK, फ्रांस और जर्मनी, इन 4 देशों ने मिलकर G4 बनाया, ग्रुप 4 बनाया। ये ग्रुप 4 क्या करता था? इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके गवर्नर, ठीक है, इन बैंकों के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर इन 4 देशों के मीटिंग्स करते थे ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बने इन चारों देशों के बीच और आर्थिक संकटों को टाला जा सके। ठीक है,
जब ऐसे आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे 4 घर हैं, उन चारों घरों में एक कंसेंसस बना हुआ है, एक सहमति बनी हुई है कि हाँ एक घर डूबेगा तो हम 3 घर इसको संभालेंगे, है ना, और फिर एक पॉलिसी बनाएंगे जिससे ये घर भी इसकी भी उन्नति हो। तो ऐसे ही ये 4 देशों ने मिलके अपना एक समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया, और फिर ये इकोनॉमिक इश्यूज़ से ये डील करते रहे। तो 1973 में ये 4 थे। 1973 में ही बाद में जापान को भी जोड़ लिया, क्योंकि इकोनॉमिक इशू को डील करेंगे तो इकोनॉमिक पावर्स को ये देख रहे थे, जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको हम ले लें, तो जापान को ले लिया। तो जापान जैसे ही आया तो ये G5 हो गए, ग्रुप 5 हो गए, टॉप 5 इकोनॉमिक कंट्रीज़। इसके बाद 1975 आते आते 1973 में ये बना, 1975 आते आते 2 कंट्री और जुड़ी, एक कनाडा और एक इटली, इन दोनों को और जोड़ लिया तो ये G7 हो गया 1975 में। तो G7 का भी यही काम रहा, सेम फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मीटिंग करते रहे और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आते थे उनसे ये डील करते थे सब मिलके। 1991 में 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन को रिवॉल्यूशनाइज़ किया। जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं अपनी एक पहले वीडियो में भी एक डिस्कस कर चुका हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर वाली में। ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंकिंग होता है ग्लोब का। जैसे विश्व है, विश्व में जो कंट्री हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। जैसे ट्रेड होगा, जैसे भारत में राइस हुए, चावल हुए, तो भारत एक्सपोर्ट करेगा दूसरी कंट्रियों को। तो अगर भारत में एक साल राइस नहीं हो पाए तो उसका इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ेगा उन कंट्रियों पे जिनको भारत सप्लाई करता था। तो अब देश हर एक चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हो गया है। तो अगर कोई एक कंट्री पर क्राइसिस आएगा, संकट आएगा, तो उसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट पड़ेगा सारी कंट्रियों पर। इसको ऐसे समझ लीजिए कि घर के 4 सदस्य नौकरी करते थे, एक सदस्य की आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो गई, मतलब उसकी नौकरी चली गई, तो उसका इफ़ेक्ट उन 3 भाइयों पर भी पड़ जाएगा। तो ऐसे ही अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, अगर अपने अपने पैसे अपने पास रखते थे तो नहीं होता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे से लिंक हैं एकदम। 1991 के बाद दुनिया के सारे देश इंटरलिंक हो गए बहुत ज़्यादा तरीके से। तो ये इंटरलिंकिंग क्या हुआ इससे कि 1997 में एशियन क्राइसिस आया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया के आसियान कंट्रीज़ थी, ये जूझ रही थी इकोनॉमिक क्राइसिस से, और इसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट हुआ कि पूरा विश्व जूझने लगा इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो अब सारे देशों के लिए समस्या बन गई। तो अब G7 भी इससे डील कर नहीं पा रहा था। 1997 में ही रशिया को भी जोड़ लिया तो G8 बन गया ये, ठीक है। तब भी ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो इन्होंने एक नया ही ग्रुप बनाया G20, जिसमें G8 कंट्रीज़ तो ये थी और इसमें 11 कंट्री और जोड़ी और यूरोपियन यूनियन को जोड़ा। तब ये G20 बना, 1999 में बना। और फंक्शन यही था सेम, फाइनेंस मिनिस्टर मिलेंगे टॉप 20 इकोनॉमिक कंट्रीज़ के। टॉप 20 इकोनॉमी है ना ये, जो टॉप 20 इकोनॉमीज़ थी वो उन सब ने साथ मिलके किया ये संगठन। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच समिट होती रही, लेकिन इसको इतना ग्रैंडियर नहीं मिल रहा था 1999 के बाद। तब भी इतना ज़्यादा ये फेमस हुआ नहीं। तो अब 2007 में फिर से क्राइसिस आता है, इस बार ग्लोबल क्राइसिस आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरे दुनिया में संकट आता है, आर्थिक संकट 2007-2008 में आया था, सबको पता है। तो 2007-2008 में क्या होता है, यूएस एक इनिशिएटिव लेता है और जो G20 की जो लीडरशिप लेवल है उसको अपग्रेड करता है कि अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं समिट करेंगे, अब हेड ऑफ़ द स्टेट सीधा समिट करेगा। हेड ऑफ़ द स्टेट और उसकी तरफ से उसका रिप्रेजेंटेटिव शेरपा क्या है ये भी जानेंगे। शेरपा फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे और कुछ स्टेक होल्डर्स
भी होंगे जो कि गवर्नमेंट के नहीं होंगे, मतलब नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स भी होंगे। सब मिलके इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उन पे पॉलिसीज़ बनाएंगे और सब मिलके तब फाइनेंशियल क्राइसिस पे जो है कॉपरेशन बनाएंगे एक, ठीक है। सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये इन्होंने अपग्रेड कर दिया यूएस ने। तो यूएस में 2008 में पहली समिट होती है G20 की, जो हेड ऑफ द स्टेट जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे 2008 में, और 2008 में वाशिंगटन DC में होती है। उसके बाद ये होती रही। तो भारत 17वां ऐसा देश है जिसमें ये समिट हो रही है, और 18वीं ये समिट है, 18वीं बैठक है 2023 में। भारत में इस बार ये समिट आई है। तो भारत ने, जैसे हर कंट्री में जैसे समिट आती है तो भारत में भी आई, तो भारत ने इसकी थीम रखी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये जो शब्द है ये लिया गया है महाउपनिषद से, ठीक है। तो ये शब्द लिया गया है जिसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार, और एक परिवार का एक भविष्य। ये हमारी G20 समिट का थीम रहा है इस बार। इस थीम का भी बहुत गहरा मतलब है, ये भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में। पहले समझते हैं G20 का स्ट्रक्चर क्या है। G20 में शेरपा भी जो बोला मैंने, शेरपा ट्रैक क्या है, फाइनेंस ट्रैक क्या है, और फिर एक इंगेजमेंट ग्रुप भी है, तो वो क्या है, ये सारी बातें अभी जान लेते हैं 2 मिनट में। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि G20 का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है। देखिए 3 ग्रुप्स हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, एंगेजमेंट ग्रुप। ये 3 बेसिक जो है फंक्शनरीज़ हैं इस G20 समिट में। शेरपा ट्रैक क्या होता है? देखिए शेरपा क्या होता है, हिमालयन रीजन यानी पहाड़ी इलाकों में जो गाइड होते हैं, जो कि अपने लीडर को, अपने जो जिसको गाइड कर रहे हैं उसको समिट तक ले जाने में उसको गाइड करते हैं, वो पीक तक ले जाने में, पहाड़ के ऊपरी हिस्से तक ले जाने में वो गाइड करते हैं, उसको शेरपा बोलते हैं हिमालयन रीजन में। तो वही शेरपा G20 में, शेरपा क्या है G20 में? शेरपा है जो लीडर को गाइड करता है, लीडर ऑफ द स्टेट को। जैसे भारत के प्रधानमंत्री के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, भारत के जो शेरपा हैं। तो अमिताभ कांत जी का काम क्या है? वो एनवॉय हैं भारत के, मतलब दूत हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीडर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या एनवॉय बोल सकते हो इनके, तो वो शेरपा हैं, ठीक है, अमिताभ कांत। उनका काम है, उनके ऊपर ही है जिम्मेदारी सारी G20 की। उनके ऊपर कैसे है? उनको नेगोशिएशंस करने हैं, डिस्कशंस करने हैं कुछ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर। वो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या रहते हैं शेरपा के अंडर? एग्रीकल्चर, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज पर जो डिस्कशंस होंगे वो सब, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इश्यूज़ हैं ये शेरपा डील करते हैं। जो सारी कंट्री हैं उनके अपने अपने शेरपा हैं, वो शेरपा सब डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ पर, ठीक है। एक फाइनेंस ट्रैक होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो पहले वाले G4, G5, G7, G8, ये जो G20 में शुरू में ये जो फंक्शन चलता था कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक के गवर्नर आके यहाँ पर मीटिंग्स करेंगे, तो वही मीटिंग है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में जो डील करते हैं जिन मैटर्स को, वो मैटर क्या होते हैं? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इन सब पे चर्चा करते हैं फाइनेंशियल ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो डिस्कशंस करते हैं, तो उनका ये काम है। इंगेजमेंट ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। कुछ नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जो कि जैसे बिजनेस 20, सिविल 20 कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट हैं। ये भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो है हिस्सा लेते हैं G20 में, ठीक है। इनको इंगेजमेंट ग्रुप बोलते हैं, ये भी इंगेज होते हैं G20 में। तो ये था स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं भारत की प्रेसिडेंसी की। चलिए अब जान लेते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं।
देखिए इसी साल 2023 में ही जनवरी में एक समिट होती है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इंडिया में ही होती है, इंडिया ही लीडर था उस समिट का, ग्लोबल साउथ समिट का। तो ये समिट प्रिपरेटरी समिट के रूप में देखी गई G20 के, G20 से पहले की प्रिपरेटरी समिट के रूप में देखी गई। तो ये समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। ठीक है, बहुतों को पता होगा, मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें एक। तो ग्लोबल साउथ क्या है, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ना, ये है नॉर्थ साउथ डिवाइड। अभी बताता हूँ नॉर्थ साउथ क्या है। इस लाइन से ऊपर नॉर्थ है, इस लाइन से नीचे साउथ की दुनिया है। इस दुनिया को हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ एशिया, इंडिया और चाइना, ये सब कंट्रीज़, ये है ग्लोबल साउथ। देखिए कॉलोनियल पावर्स ने पूरे विश्व में अपनी जो है कॉलोनीज़ बनाई, कॉलोनाइजेशन किया, है ना, उपनिवेशवाद किया उन्होंने। 200-300 साल उन्होंने खूब एक्सप्लॉयटेशन मचाया सभी कंट्रियों में, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन साउथ में ज़्यादा था। यहाँ से वो शुरू होता है इम्पीरियलिज़म या कॉलोनियलिज़म, जो भी बोलें आप। एक्सप्लॉयटेशन चालू होता है इन लोगों का यहाँ से। यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स आते हैं, यहाँ स्पेन से, पोर्टुगल से, फ्रांस से। तो यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ जाते हैं, लैटिन अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, और इधर यहाँ होते हुए इंडिया आते हैं। केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया आ जाते हैं। तो इंडिया जो है, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, चाइना, ये सब साउथ की कंट्री हैं जो कि शेयर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिनका खूब लूटा इनको 200-300 साल। इन कंट्रीज़ को खूब लूटा है ब्रिटिशरों ने, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो आप देखिएगा, यूएसए पहले आज़ाद हो गया तो आज खूब प्रॉस्पेरस है। ये प्रॉस्पेरस है ही क्योंकि इन्होंने लूट लूट के सब यहाँ पहुँचा दिया था माल। यूएसएसआर अपने आप में एक सुपर पावर बन गई थी, ठीक है। तो ये नॉर्थ है जो कि प्रॉस्पेरस है, ये साउथ है जो कि वल्नरेबल है ना। यहाँ पे अब डेवलपिंग कंट्रीज़ इमर्ज हो रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत लूटा गया ये हिस्सा। तो इंडिया एक वॉइस बनना चाह रहा है इस दुनिया का। इसको थर्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया। नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इज़ द थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए है, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर था, अब रशिया को मान लीजिए। थर्ड वर्ल्ड ये है ग्लोबल साउथ, जिसको रिप्रेजेंट करती है इंडिया, चाइना, यहाँ ब्राज़ील भी करता है इसको रिप्रेजेंट। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनका शेयर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ समिट होती है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जनवरी में इंडिया में। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर एक फ्रेज़ कहते हैं। क्या फ्रेज़ था वो, इसको मिटा दूँ। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होती है जनवरी में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप थी, तो उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया, RRR। दुनिया अटकी थी RRR पे, नाटो पर, और मोदी जी ने उसमें एक और R जोड़ दिया, तो ये हो गया RRR। और हम लोगों को अब ये RRR याद करना पड़ेगा, ये है ना। चलिए कोई बात नहीं, याद करते हैं इसको। R क्या है, रेस्पॉन्ड। ये R क्या है, रिकॉग्नाइज। ये क्या है, रेस्पेक्ट। और ये R है रिफॉर्म। मोदी जी ने इन 4 आरों की बात करी। उन्होंने क्या बोला कि जो ग्लोबल साउथ है उसमें जो कंट्री है, देखिए 85% मैंने क्या बताया, ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है टॉप 20 इकोनॉमीज़ का, जो G20 में है, ठीक है। लेकिन बाकी 15%
जो हैं, जो कि वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, इतनी सक्षम नहीं हैं, उनकी भी आवाज़ बनना हमारा एक ट्रू लीडरशिप स्पिरिट दिखाई प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने बोला इनका ख्याल हम रखेंगे, तो इनकी नीड्स पर हम रेस्पॉन्ड करेंगे। इनकी जो नीड्स हैं, उन्होंने बोला F3 नीड्स होती हैं किसी भी कंट्री की। F3 क्या है? फ्यूल, फर्टिलाइज़र, फूड। फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फूड, ये तीन जो है, ये तीन बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी कंट्री की डेवलप होने के लिए। तो इनकी जो नीड्स हैं, इन पर हम रेस्पॉन्ड करेंगे इन 15%। जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ की, जो शेयर एक्सप्लॉयटेशन के कारण वो वल्नरेबल हो गई हैं ब्रिटिशर्स के, उनके नीड्स पर हम रेस्पॉन्ड करेंगे, उनकी वॉइस बनेंगे। ट्रू लीडरशिप, रिकॉग्नाइज़ करेंगे हम उन कंट्रियों को। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन छक्का मार दिया। पहली ही बात उन्होंने ये बोली, पहली बात तो खैर ये बोली थी कि जो मोरक्को में अर्थक्वेक आया है, उस पर जो है वो जो सहायता दे सकेंगे वो प्रधानमंत्री जी देंगे इंडिया की तरफ से। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए G20 में, और उसको कल शायद दिला भी देंगे। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन को मिलने का मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ की आवाज़ तो बन गया ना इंडिया, ग्लोबल साउथ की आवाज़। इस समिट का क्या उद्देश्य था? यहाँ की ग्लोबल साउथ की आवाज़ को G20 में रिप्रेजेंट करना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इंडिया की। तो किया ना रिकॉग्नाइज़, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया वल्नरेबल कंट्रीज़ को, उनको रिकॉग्नाइज़ करके उनको हिस्सा दिलाया अफ्रीकन यूनियन को G20 में। तो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें इंटरनेशनल लॉज को। इंटरनेशनल लॉज जो UN चार्टर है, तो यहाँ पर किसको वो इनडायरेक्टली जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो रशिया को बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल चार्टर है, UN चार्टर, उसके रूल्स को, उसके लॉज को फॉलो करना चाहिए, उसके फॉलोज को, उनके रूल्स को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। चाइना को भी बोल रहे हैं, वो चाइना भी नहीं करता है। रिफॉर्म, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जैसे UN में भी कुछ लॉज और वर्ल्ड बैंक में, इनमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो इनमें रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। तो इन RRR की बात करी उन्होंने इस समिट में, प्रिपरेटरी समिट के रूप में ये देखी गई, है ना। तो हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसका मतलब ये ही है कि हम 85% तो हम हैं जो हैं, लेकिन हम इन 15% की भी बात G20 में रखेंगे। इसी का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम इनको छोड़कर नहीं आगे बढ़ सकते। ये है इंडिया, ये है ट्रू लीडरशिप। ठीक है, तो ये थी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंडिया की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं इस G20 समिट को लेकर, कि उसके कुछ प्रायर मुद्दे हैं जिनको वो प्रायोरिटाइज़ करेगी। तो अमिताभ कांत जो कि शेरपा हैं इस बार की G20 समिट के इंडिया की तरफ से, उन्होंने कंटिन्यूसली इस पर लिखा है इंडिया की प्रायोरिटीज़ पर। तो उनमें से मैंने 6 पॉइंट्स उठाए हैं कि इंडिया इस बार किन 6 मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करेगी। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट का भी ध्यान रखता है ना। तभी तो सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करता है, तभी तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम करने की बात करता है ना। तो ये सब सारी बातें, इनको ग्रीन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट भी करना है और ग्रीनरी को भी साथ में लेके, तो ग्रीन डेवलपमेंट करना है। तो क्लाइमेट, तो इस पर फोकस रहेगा इंडिया का। एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ का मतलब होता है जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनको ग्लोबल ट्रेड कराना, उनको ग्लोबली ट्रेड से जोड़ना, ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इसमें उनका। तो इस पर ये जो फोकस रहेगा। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल हैं 2030 एजेंडा के। तो उन डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, ये एक मुद्दा रहेगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया का
800 400 अकम्पलिशमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 800 मिलियन पीपल यानी 80 करोड़ लोगों को भारत ने फ्री राशन दिया कोविड-19 के टाइम पर, जो कि बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी करने में सक्षम नहीं थे, वो इंडिया ने किया, है ना। 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया बैंक में उनकी। तो ये कैसे हो पा रहा है? डिजिटली आप टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, है ना। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गवर्नेंस ऑन डिमांड, इसमें इंडिया रोल मॉडल बन सकता है ऐसी कंट्रियों का जैसे कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी रोल मॉडल है आफ्टर कोविड-19, तो है ना। तो वैक्सीन भी प्रोवाइड कराई है हमने, वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बना ली, सब डिजिटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत रोल मॉडल बन रहा है टेक्नोलॉजी में। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है मल्टीपल नेशंस मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसमें जैसे UN है, G20 इज़ ऑल्सो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है। तो G20 की तरह ही ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, इसको इस तरह से देखिए, ग्लोबल साउथ वॉइस है ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पे फोकस कर रहा है इंडिया, और फिर बात करेगा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। तो ग्लोबल साउथ के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और अगर होगा तो लीडर रहेगा इंडिया, और इंडिया की हेजेमनी बढ़ेगी, ठीक है। वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वुमेन को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इकोनॉमिक फोरम्स में, तो इस पर भी चर्चा करेगा। भारत की ये 6 प्रायोरिटीज़ हैं, यानी मोटे तौर पर आप कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये बड़ी बड़ी बातें जो है इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक। देखिए चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा चैलेंज है G20 के सामने, इंडिया के सामने। तो रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, है ना, नहीं आ पाए हैं। चाइना के भी प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आए हैं। तो खैर उनके जो भी रीज़न हैं, रशिया यूक्रेन वॉर से हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, पूरा यूरोप तो रशिया के ही गैस पर जो है डिपेंडेबल है पूरा, तो उस यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। तो यूरोप की कंट्रीज़, यूरोप यूनियन तो मुद्दा उठाएंगे कि भाई ये युद्ध रुकवाओ कैसे भी। तो इंडिया के ऊपर ये एक चैलेंज है कि रशिया को कैसे वो जो है मना करे, क्या करे, रशिया कैसे जो है रशिया को रोका जाए। हालांकि इसके लिए कुछ पॉइंट्स भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोला है, भारत की तरफ से बोले गए हैं। G20 समिट में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई है आज, कल 9 सितंबर 2023 को जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, उस पर कंसेंसस बना है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि रशिया या यूक्रेन कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा, या फिर कोई भी ऐसे वेपन जो कि बहुत बड़े एक मास को दिक्कत पहुंचा सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। तो ये इंडिया की तरफ से रशिया को एक तरह से वार्निंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये रशिया को बोला गया है। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे देश जूझ रहे हैं, इसी में से 3 देश ऐसे हैं G20 में से जो कि हाई टाइम इन्फ्लेशन है जहाँ पर। तो ये तो मुद्दा रहेगा जो कि चैलेंजेबल है। खैर इंडिया के डिप्लोमेट्स एंड प्राइम मिनिस्टर शेरपा बहुत ही खूबसूरती से इसको सोचेंगे, बहुत क्रिएटिवली इसको रिजॉल्व करेंगे इस इशू को। तो G20 खैर गोइंग ऑन प्रोसेस है। इसी बीच में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट मुझे करने चाहिए वो आप लोग मुझे बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे मेरी गलतियाँ बताइए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ मिला ज़रूर होगा, तभी आप अब तक वीडियो देख रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।